ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, हम लोग आज के क्लास में एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हम लोग लास्ट क्लास में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ख़त्म किए थे और आज के क्लास में एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो सर, आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आप, ये बताओ। तो गाइस, चैप्टर 1 के बाद वी आर नॉट गोइंग टू चैप्टर 2, रादर वी आर गोइंग टू चैप्टर नंबर 3। हम लोग थर्ड चैप्टर में जा रहे हैं, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एंड strategic financial statement analysis and profitability analysis। ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो गाइस, लेट अस कम टू कॉपी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अपने कॉपी में आते हैं और स्टार्ट करते पढ़ाई। यस सर, एकदम पढ़ाई चालू करते हैं सर। तो लिखेंगे चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम क्या था सर? लेट मी टेल यू। चैप्टर का नाम है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। This is the name of the chapter, Profitability Analysis and Strategic Financial Statement Analysis। मेरे को लगता है बुक में भी यही नाम दिया होगा या कुछ और नाम दिया हुआ है, मैंने देखा नहीं है। बुक में क्या नाम दे दिया इसका? हाँ जी सर, देख लेते क्या दिक्कत है। देखने में कितना देर लगेगा, तुरंत दिख जाएगा। हाँ, तो बुक में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है अपना कंप्लीट हो चुका है और थर्ड चैप्टर अपने स्टार्ट किए हैं, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। वही जो मैंने जस्ट एक नाम एक्स्ट्रा जोड़ा है, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, है ना? ठीक है, चलो कोई नहीं। तो अपने को इस चैप्टर में दो चीज कवर करना है, एक है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस और दूसरा जो आपके बुक में नाम लिखा हुआ है, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। नाउ सर, दोनों में हम लोग क्या करने वाले हैं? इन दोनों टॉपिक्स में हम लोग करने क्या वाले हैं? सो लेट मी टेल यू गाइस, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में क्या होने वाला है कि आपको कुछ डेटा दिया हुआ रहेगा एंड आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पर आपको प्रॉफिट निकालना रहेगा। आपको प्रॉफिट निकालना है। अच्छा, प्रॉफिट निकालना, ये तो भाई बचपन का बात हो गई, क्लास 11 से, बचपन 7-8 सब सीखे प्रॉफिट निकालना। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो होगा ना, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, इट विल बी वेरी वेरी इजी बिकॉज खाली प्रॉफिट निकालना है ना। स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला पार्ट का अगर बात करें तो ये कॉन्सेप्चुअल है, आप उसको थोड़ा टफ भी बोल सकते हो, बट वैसा कोई टफ नहीं है बिकॉज जो स्टूडेंट्स हम लोग से क्लास कर रहे हैं वो लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसको सीए फाइनल का सबसे टफ चैप्टर माना जाता है, हम लोग किस तरह चार्ट्स बनाकर, हम लोग किस तरह कॉन्सेप्चुअली हम लोग पूरे चैप्टर को इजी बना दिए थे, ये आप लोग देखें। ठीक है, तो सिमिलर लाइंस में यहाँ पर भी बहुत सारे फॉर्मूलाज का बात आएगा, किसमें? स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। तो ऐसे ही कुछ ग्राफ वगैरह बनाकर हम लोग फॉर्मूला समझेंगे ताकि अपने को याद नहीं करना पड़े एक भी फॉर्मूला। तो इट विल ऑल्सो बी इजी फॉर अस, राइट? बट हाँ, जनरली लोग इसको टफ मानते हैं स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, बट हम लोग जिस तरह करते हैं हम लोग के लिए तो बहुत इजी रहने वाला है सर। लेकिन करना क्या? ठीक है, फॉर्मूलाज रहेगा, समझना रहेगा, आप समझा देंगे, कर देंगे, बट करना क्या होगा? देखो, इसमें क्या करना होगा ना, एक्चुअली तुमको लास्ट, इसमें क्या होने वाला है कि लास्ट ईयर का तुमको इनकम स्टेटमेंट दे देगा और फिर तुमको क्या करना है, इसको करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करना होगा। करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, करंट ईयर के इनकम स्टेटमेंट से कंपेयर करना होगा और तुमको और देखना होगा व्हाट इज द चेंज इन प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट में चेंज है उसके रीजंस क्या है। जैसे वहां पे क्या था, प्रॉफिट वेरिएंस के रीजन क्या है, तभी ना आया सेल्स वेरिएंस और कॉस्ट वेरिएंस। वैसे यहां पर भी लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार प्रॉफिट में जो चेंज आया है उसके रीजंस क्या क्या है। जब रीजन का बात आएगा तो वेरियस फॉर्मुलाज का बात आएगा। अगेन हम लोग कॉन्सेप्चुअली क्या करेंगे, फॉर्मुला डिराइव कर लेंगे। तो अकॉर्डिंगली हम लोग के लिए तो ये पार्ट, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो पार्ट है, वो भी हम लोग के लिए ईजी रहने वाला है।
इसका मतलब हम लोग करना क्या है इस चैप्टर में, चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 इजी वाला पोर्शन प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, जहां पर आपको प्रॉफिट निकालना रहेगा। प्रॉफिट निकालना तो बहुत इजी होता है, सर सेल्स में से कॉस्ट को माइनस कर दो प्रॉफिट आ जाएगा, तो एक इजी वाला पार्ट है जहां खाली प्रॉफिट निकालना है। सेकेंड वाले पार्ट में आपको ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट को क्या करना है, कंपेयर करना है कि प्रॉफिट में चेंज क्यों आया, तो उसके पीछे रीजंस क्या है, कौन इन्वॉल्व है, कौन अच्छा परफॉर्म किया है, कौन खराब परफॉर्म किया है, क्या रीजन है प्रॉफिट के चेंज का, तो वो चीज़ अपने यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने बोला 2 पार्ट में डिवाइडेड है। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। सो लिखना स्टार्ट करें, है ना, लिखना स्टार्ट करते हैं अपने, और क्या गाइस। टॉपिक नंबर 1 दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। टॉपिक नंबर 1 प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। इसका मतलब अगेन वही बात जो मैंने बताया कि यहां पर क्या करना होगा, तुमको प्रॉफिट निकालने के लिए बोलेगा ना। हो सकता है प्रॉफिट अब किसका निकालने बोलेगा, अच्छा हो सकता है कि तुमको प्रॉफिट निकालने बोले, मतलब आज हम मेरा बात करते हैं, हम मेरा बात करते हैं, ठीक है। हम प्रॉफिट क्या क्या बेसिस पे निकाल सकते, जैसे आई टीच सीए फाउंडेशन, मैं सीए इंटर को पढ़ाता हूँ, मैं सीए फाइनल को पढ़ाता हूँ, तो मैं प्रॉफिट के बेसिस में कुछ एनालाइज करूंगा, जैसे कैसे कैसे प्रॉफिट निकाल सकते हैं हम। हो सकता है प्रॉफिट निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स मतलब हम सीए फाउंडेशन से कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, सीए इंटर से प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, सीए फाइनल से प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, और उसके बेसिस पे एनालाइज करेंगे कहाँ मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है, कहाँ परफॉर्म खराब है, मतलब जहाँ कहाँ मेरा प्रॉफिट ज़्यादा है, कहाँ मेरा प्रॉफिट कम है, अकॉर्डिंगली क्या मेरे को करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके बेसिस में प्रॉफिट के बेसिस में एनालाइज कर पाएंगे। या फिर हो सकता है, या फिर हो सकता है कुछ क्रीम कस्टमर्स है, मेरे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसमें कस्टमर्स क्रीम है, राइट। ऐसे बच्चे हैं जो मेरे से फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं, इंटर में पढ़े हैं, फाइनल में पढ़ रहे हैं, मेरे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, फाउंडेशन में पढ़े, इंटर में पढ़े, फाइनल में पढ़े, ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो इंटर फाइनल पढ़े। तो आई वेरियस कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स, तो मैं ये भी देख सकता हूँ कस्टमर्स वाइज मेरा प्रॉफिट कैसा है, कौन सा कस्टमर से मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, कौन सा कस्टमर से प्रॉफिट मेरा कम हुआ है, और अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं कौन से कस्टमर पे हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस पे कम ध्यान देने से भी चलेगा। लेकिन ऑल्दो एजुकेशन ऐसा इंडस्ट्री जहाँ सभी बच्चे, चाहे किसी से कितना ही प्रॉफिट हो या नहीं हो, सभी बच्चे इक्वल होंगे, बट ठीक है प्रोडक्ट के केस में तो हो सकता है मेरे साड़ी का बिजनेस है, ये आदमी साड़ी बेसिक खरीदता है तो उस पर ध्यान ज़्यादा देंगे, जो आदमी साड़ी कम खरीदता है उसको सर्विस 99 देंगे, लेकिन जो ज़्यादा खरीदता है उसको 100% सर्विस देंगे, हम एक्स्ट्रा सर्विस देंगे उसको। तुम कस्टमर वाइज प्रॉफिट निकाल कर एनालाइज कर सकते कि मेरा कंडक्ट कैसा होना चाहिए कस्टमर्स के साथ। अच्छा, आज अगर मेरा बात करें तो मेरा वेरियस क्या बोलते हैं, वेरियस सिटीज में क्लासेस है थ्रू अ फ्रेंचाइजी नेटवर्क, तो मैं हो सकता है मैं टॉप अपना फ्रेंचाइजी सेलेक्ट करता हूँ कि ये फ्रेंचाइजी वो फ्रेंचाइजी, ये 6-7 फ्रेंचाइजी है, और उनके प्रॉफिट को एनालाइज करता हूँ कि कौन सा फ्रेंचाइजी से मेरा प्रॉफिट ज़्यादा है, कौन से फ्रेंचाइजी से प्रॉफिट कम है, तो अकॉर्डिंगली उस फ्रेंचाइजी का हो सकता है आगे चलते हुए, आगे चलते हुए हम क्या करेंगे, आगे चलते हुए हम क्या करेंगे, आगे चलते हुए हम क्या करेंगे, उनका प्रॉफिट बढ़ाने का सोचेंगे, उनका कमीशन बढ़ाने का सोच सकते हैं। यस और नो? अच्छा, अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल आईटीसी का बात करते हैं, आईटीसी तो बहुत सारे सेगमेंट्स में, आईटीसी इज इन द बिजनेस ऑफ सिगरेट्स, आईटीसी इज इन द बिजनेस ऑफ होटल्स, आईटीसी इज इन द बिजनेस ऑफ कॉपीज, तो आईटीसी के बहुत सारे बिजनेस सेगमेंट्स हैं, आईटीसी के बहुत सारे बिजनेस सेगमेंट्स हैं, तो अपने बिजनेस सेगमेंट्स का प्रॉफिट निकाल सकता है कि कौन से सेगमेंट से प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, कहाँ प्रॉफिट कम हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट को समझ में आएगा कौन से सेगमेंट में ध्यान ज्यादा देना चाहिए, कौन से सेगमेंट में ध्यान कम देना चाहिए प्रॉफिट के बेसिस में। या अपना बात करें एससीआई के पॉइंट से बात करें, तो एससीआई इज इन सीएफए,
SSCI is in FRM, SSCI is in CA, SSCI is now entered into CPA. ठीक है, तो वेरियस सेगमेंट्स SSCI is having now, तो उसमें भी एनालाइज करेगा कि कहां से आज SSCI विल जज कि कौन से पर्टिकुलर सेगमेंट से प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, जिससे प्रॉफिट ज्यादा होगा हमको अकॉर्डिंगली सोचना, जहां कम प्रॉफिट हो रहा है तो क्या उसे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. अकॉर्डिंगली वी कैन एनालाइज आवर प्रॉफिट एंड अकॉर्डिंग डिसाइड कि अब आवर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. तो ये सब चीज कवर होने वाला है किसके अंडर में, ये सब चीज कवर किसके अंडर होने वाला है, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के अंडर कवर करेंगे हम लोग. कि हम लोग ऑन इट मे बी एनी बेसिस, किसी एक के बेसिस को लेकर हम लोग प्रॉफिट्स वेरियस पार्ट्स का, जैसे अगर ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर्स है तो अलग अलग कस्टमर्स का प्रॉफिट निकालेंगे और अकॉर्डिंगली विल एनालाइज द प्रॉफिट्स एंड डिसाइड कि अपने को कस्टमर्स के साथ किस तरह डील करना चाहिए, क्या सेलिंग प्राइस रखे, कितना सर्विस उनको देना चाहिए, कितना सर्विस नहीं देना चाहिए आगे चलते हुए. एंड अकॉर्डिंगली वी कैन टेक वेरियस स्टेप्स इन रिगार्ड्स टू कस्टमर्स. अगर प्रोडक्ट वाइज लेंगे तो वेरियस स्टेप्स विद रिगार्ड्स टू प्रोडक्ट्स. अगर आप ज्योग्राफिकल बेसिस में लेंगे तो आप डिसाइड कर सकते हैं कहाँ कौन सी सिटी में आपको ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, कौन सिटी में कम ध्यान देना चाहिए. तो अकॉर्डिंगली हम लोग प्रॉफिट्स के बेसिस में एनालाइज कर सकते हैं. वही अपने इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, लिखना स्टार्ट करते हैं. गाइस लेट्स राइट, लिखेंगे when we want to evaluate when we want to evaluate performance of all the parts, when we want to evaluate performance of all the parts of our organization, then the best way is to calculate profit and the part अगर हम लोग को परफॉर्मेंस देखना है सारे पार्ट्स का तो बेस्ट वे क्या है, प्रॉफिट निकाल लो. एंड द पार्ट विच इज generating highest profit is considered as बेस्ट परफॉर्मेंस. जिसका प्रॉफिट हाईएस्ट है उसका बेस्ट परफॉर्मेंस ऑब्वियसली. दिस this profitability analysis can be divided in 3 parts. ये जो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो हमने बात की अभी. एक पहला पार्ट क्या हो सकता है, कस्टमर के बेसिस में प्रॉफिट को एनालाइज करना, जिसको हम लोग बोलते हैं कस्टमर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस.
कस्टमर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर हम कस्टमर वाइज प्रॉफिट्स निकालते हैं, कस्टमर वाइज अगर प्रॉफिट्स निकालते हैं तो फायदा क्या होगा, हमको मालूम चलेगा किस कस्टमर से प्रॉफिट ज़्यादा है, किससे कम है। जिससे मेरे को कम हो रहा है, क्या एक्चुअली उससे कम होना चाहिए कि नहीं होना, ये भी हम एनालाइज करेंगे कि नहीं कम नहीं होना चाहिए, यहाँ मैंने गलती किया। इस कस्टमर को डिस्काउंट, एक आदमी है जो मेरे से सामान ज़्यादा खरीद रहा है और एक आदमी है कम खरीद रहा है। जो कम खरीद रहा है ना, मैं उसको डिस्काउंट ज़्यादा दे रहा हूँ, और जो ज़्यादा खरीद रहा है मैं उसको डिस्काउंट कम दे रहा हूँ। समझ रहे हो? तो ये बात हम एनालाइज किए, समझ में आया कि ये गलती हम कर रहे हैं, जिसके कारण ओवरऑल मेरा क्या हो रहा है, फायदा कम हो रहा है। कस्टमर्स को दिख रहा है, कस्टमर्स को लग भी रहा होगा मन में कि हम तो ज़्यादा खरीद रहे हैं, हमको डिस्काउंट इतना कम मिल रहा है यहाँ पर, तो कस्टमर्स रिटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कस्टमर के परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, एनालाइज कर सकते हैं और समझ में भी आएगा कौन सा ज़्यादा मेरा प्रॉफिटेबल कस्टमर है, और क्या गलती कर रहे हैं उसको हम रेक्टिफाई करने का कोशिश भी करेंगे। क्या गलती कर रहे हैं उसको रेक्टिफाई करने का कोशिश भी किया जाएगा, और इससे इंश्योर क्या होगा, ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट ही बढ़ेगा अगर इस बात पे हम ध्यान दे दिए तो। अब जनरली कोई गलती नहीं कर रहे हम, लेकिन जिस कस्टमर का प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, इसे समझ में आया कि ये सबसे मेरा क्रीम कस्टमर है, तो हमको ज़्यादा सर्विस इसको देना है। तुम जनरली देखा होगा कोई दुकान में, जैसे मेरा है, खाने पीने का शौकीन है, ठीक है। अब कोई शॉप है जहां आई यूजुअली गो, तो उस पर्टिकुलर शॉप के लिए तो आई एम ए वेरी इंपॉर्टेंट कस्टमर, तो वो क्या करते हैं, वो आके मेरे को सामान देके चल जाता है। जबकि जनरली कस्टमर्स को जाना पड़ेगा, भीड़ है तो खड़ा रहना पड़ेगा, बट भीड़ अगर है और हम वहां पहुंचे हुए हैं तो वो क्या करेगा, सबसे पहले आके सामान मेरे को देगा, बिकॉज जानता है कि ये मेरा तो मेन कस्टमर है। इस तरह से हमको प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस विल हेल्प टू आइडेंटिफाई किस कस्टमर के साथ मेरे कैसे क्या बिहेवियर रखना है, क्या करना है, क्या नेचर मेरा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दैट इज कस्टमर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। ठीक है, लिखेंगे, लेट्स राइट, लिखेंगे इन दिस अप्रोच we will calculate profit for each customer separately. Profit for each customer separately. This will help to identify most profitable customer. This will help to identify most profitable customer. इससे सब मालूम चलेगा कौन मेरा सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कस्टमर है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे फिर नंबर बी। एक और तरह का एनालिसिस होता है बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स। जैसे मेरे केस में एग्जांपल लिया ना कि मैं सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल, हम तीनों का क्या कर रहे हैं, तीन मेरा प्रोडक्ट है जो मैं पढ़ाता हूँ, उन तीनों का क्या करता हूँ मैं, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करूँगा और तीनों का प्रॉफिट निकालेंगे और इससे मालूम चलेगा कौन से प्रोडक्ट से मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। तो जिस प्रोडक्ट से हमको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है हमको उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वहाँ के बच्चों को ज़्यादा सर्विस देना चाहिए ताकि और लोगों तक फैले। बिकॉज मतलब उस प्रोडक्ट में मेरा प्रॉफिट ज़्यादा है, मतलब उस प्रोडक्ट में लोग सबसे ज़्यादा मेरे को जानते हैं, तो हमको तो और अच्छे से मार्केटिंग करना चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट का प्रॉफिट और बढ़े ना। जिस प्रोडक्ट में प्रॉफिट कम हो रहा है तो रीज़न जानना चाहिए प्रॉफिट कम क्यों हो रहा है, क्या लगातार मेरा प्रॉफिट उसमें कम हो रहा है, मतलब उस प्रोडक्ट में डिमांड ज़्यादा लोगों का नहीं है मेरा,
तो उस तरह से वो जो टाइम आप उस प्रोडक्ट में दे रहे हैं वो उसमें से टाइम आप उस प्रोडक्ट में दीजिए जिसमें आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। तो अगर प्रोडक्ट वाइज हम प्रॉफिट निकालेंगे तो इस तरह से हम एनालाइज कर पाएंगे कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज, ओवरऑल मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे हो। ठीक है, तो लिखेंगे नंबर बी, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, इसमें लिखो इन दिस अप्रोच we calculate profit earned by each product this helps to identify the most प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। सबसे ज्यादा किस प्रोडक्ट से प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है ये मालूम चलेगा। और तीसरा जो मैंने बोला आईटीसी के एग्जांपल लिया, सेगमेंट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, कि भाई मेरा कॉपी वाले पेपर इंडस्ट्री से कितना हो रहा है, मेरा होटल इंडस्ट्री से कितना प्रॉफिट हो रहा है, मेरा सिगरेट वाले इंडस्ट्री से प्रॉफिट, टोबैको वाले इंडस्ट्री से प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो अलग अलग सेगमेंट का हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अलग अलग सेगमेंट का प्रॉफिट निकाल के देख सकते हैं किन कौन से सेगमेंट से मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है और कौन से सेगमेंट से प्रॉफिट मेरा कम हो रहा है, ताकि हमको पता चले कि कौन से सेगमेंट पे हमको ध्यान ज़्यादा देना है, कौन से सेगमेंट पे ध्यान कम देना है। उसको बोलते हैं सेगमेंट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। तो लिखेंगे नेक्स्ट नंबर सी, सेगमेंट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। सेगमेंट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, सेगमेंट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, इसमें लिखो in this approach we calculate profit for each segment separately. Full stop. This helps to identify the most profitable segment. The most profitable segment. राइट, इससे मालूम चले कौन सा सेगमेंट मेरा मोस्ट प्रॉफिटेबल है। अब सर्दी वर्दी हो रखा था, चाय भी पीना पड़ रहा है, ठीक है, तो गला देख रहे हो सर्दी वर्दी पर लगा हुआ। ओके, अब कोई ये पूछेगा सर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो भाई तुम सीए फाइनल में हो, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं पूछ रहे हो। अरे सेल्स इनकम माइनस एक्सपेंस क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ये सेल्स माइनस कॉस्ट करने से क्या आता है, प्रॉफिट आता है। ये तो सबको आता है, ठीक है, बट ये तो सबको आता है, बट कुछ इंपॉर्टेंट बात जो अपने को ध्यान रखना है इन प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। कुछ इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहला बात, आप लोग इंटरमीडिएट में दो चीज पढ़ के आए, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरहेड्स। ऑब्वियसली सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, ये बात सही है।
कॉस्ट में क्या क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो देखो डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मटेरियल को लेकर प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है ओवरहेड्स को लेकर। आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़े हैं, ओवरहेड्स को अपॉर्शन करना पड़ता है ना। जहां तक अपॉर्शनमेंट का बात है, अपॉर्शन करने का दो मेथड आप लोग पढ़े इंटर में, वन इज ट्रेडिशनल मेथड एंड वन इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। याद आ रहा है, इंटरमीडिएट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड ट्रेडिशनल मतलब वही प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करके एब्जॉर्ब कराना, वो सब चीज। और आप लोग इंटरमीडिएट में समझे भी थे कि एक्चुअली जो ट्रेडिशनल मेथड है, नाम ट्रेडिशनल इसलिए है बिकॉज वो सही एक्चुअली नहीं है। ओवरहेड से एक्चुअली अपॉर्शन होना चाहिए प्रोडक्ट में एक्टिविटी के बेसिस में। और इसलिए यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब आप कॉस्ट निकालोगे तब हो सकता है कि सम में तुमको ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ ट्रेडिशनल सिस्टम से, तो तुमको दोबारा से क्या करना होगा, ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा एबीसी के हिसाब से। तो जब कॉस्ट निकालेंगे तब उस समय प्रॉफिट निकालने के लिए जो कॉस्ट चाहिए, वो कॉस्ट में ओवरहेड्स हमेशा किस में होना चाहिए, एबीसी सिस्टम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट रहना चाहिए। बिकॉज सही प्रॉफिट अगर जानना है तो ओवरहेड्स हमेशा एबीसी से डिस्ट्रीब्यूट रहना चाहिए एंड नॉट ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप जरूर ध्यान रखना। लिखेंगे एवरीवन, लिखो if we want to have accurate, just a minute, if we want to have accurate profitability analysis, अगर सही आपको प्रॉफिट्स को एनालाइज करना है, देन overheads, then our overheads must be charged on the basis of ABC. Not on the basis of ट्रेडिशनल मेथड्स। जो ट्रेडिशनल मेथड्स है रिकवरी का, प्रोडक्शन के बेसिस में, मशीन आवर्स, लेबर आवर्स, ट्रेडिशनल सिस्टम था, उसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहना चाहिए ओवरहेड्स, रादर एबीसी में डिस्ट्रीब्यूटेड रहना चाहिए। सर और भी कोई बात है क्या? हम बोले हाँ, अभी और भी बात है जो आपको ध्यान रखना है। सर क्या है वो बात? एक बात समझो, बहुत बार होता है कुछ ओवरहेड्स या कुछ खर्चे ऑर्गेनाइजेशन जो करता है वो कॉमन खर्चा होता है। मतलब कॉमन खर्चा का मतलब कि अब मान लो हम प्रोडक्ट के बेसिस में प्रॉफिट को एनालाइज कर रहे हैं। अब बहुत सारा ओवरहेड्स ऐसा है जो तुम प्रोडक्ट के बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया, लेकिन कुछ ओवरहेड्स ऐसे तुमको मिल गए जो प्रोडक्ट के बेसिस में अपॉर्शन नहीं हो सकता, बिकॉज सारे प्रोडक्ट में वो कॉमन खर्चा है। यू आर नॉट एबल टू डिस्ट्रीब्यूट दैट इनटू वेरियस प्रोडक्ट्स, बट वो कॉमन खर्चा है। तो ऑब्वियस बात है, अगर वो कॉमन खर्चा है और उसके लिए मेरे पास कोई सुटेबल बेसिस नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। तो अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, चाहे वो कस्टमर के बेसिस में हो, चाहे वो प्रोडक्ट के बेसिस में हो, चाहे वो सेगमेंट्स के बेसिस, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है तो क्या करेंगे? देखो, अगर तुमको ओवरऑल प्रॉफिट जानना है, ऑब्वियसली अगर तुम निकाल रहे प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट, तो प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट निकालते वक्त वो जो कॉमन खर्चा है वो तो नहीं आया होगा। बट अगर तुमको ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट जानना है तो तुम क्या करना, साथ में एक टोटल वाला कॉलम बना लेना। साथ में क्या कर लेना, एक टोटल वाला कॉलम। तुम कस्टमर वाइज प्रॉफिट तो निकाल लिया,
और सारा कस्टमर का प्रॉफिट को जोड़कर तुम क्या लिख देना, टोटल वाले कॉलम में लिख देना, और लास्ट में वो फिक्स्ड कॉस्ट को टोटल वाले कॉलम में लिखकर फाइनल प्रॉफिट निकाल लेना। कस्टमर में नहीं आ सकता, या वो प्रोडक्ट के बेसिस में अगर आप निकाल भी रहे हैं तो प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट तो निकाल लिए, तो सारा प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट है उसको जोड़कर तुम एक टोटल कॉलम बना लेना, टोटल कॉलम में लिख दो, और लास्ट में वो जो कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट था, ये कॉमन जो खर्चा है जो डिस्ट्रीब्यूट करना पॉसिबल नहीं है, उसको टोटल वाले कॉलम में लिख दो, तो ओवरऑल एंटिटी का प्रॉफिट कितना वो मालूम चल जाएगा, ओवरऑल एंटिटी का प्रॉफिट कितना वो मालूम चल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। लिखेंगे, if there are common expenses, if there are common expenses but there is no suitable basis, there is no suitable basis for its distribution, then it will not be distributed, then it will not be distributed among, अगर कोई कॉमन खर्चा है, कोई सुटेबल बेसिस ही नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन का, तब तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। चाहे अगर आप कस्टमर के बेसिस में प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो कस्टमर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, अगर आप प्रोडक्ट के बेसिस में प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो प्रोडक्ट में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, अगर आप सेगमेंट वाइज प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो सेगमेंट वाइज ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। आप बस क्या कर सकते हो, डायरेक्ट टोटल वाले कॉलम में सारे, मान लो सारे कस्टमर्स का तुम प्रॉफिट निकाल लिया, तो सारे कस्टमर्स का प्रॉफिट जोड़ लिया, और फिर टोटल वाले कॉलम में कॉमन एक्सपेंस को एक साथ माइनस कर दिया, राइट। सिमिलरली ये तो मैंने बात किया कुछ एक ओवरहेड्स के बारे में, मैंने ओवरहेड के बारे में बोला कि कुछ ओवरहेड ऐसे हो सकते हैं जो कॉमन लग रहे होंगे सारे कस्टमर के बीच में या सारे प्रोडक्ट के बीच में या सेगमेंट के बीच में, जिसका कोई बेसिस नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम उसको टोटल वाले कॉलम में ले लेना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एंटिटी का कुछ ऐसे इनकम है या ऐसे कोई अदर डायरेक्ट खर्चा है या कोई अदर खर्चा है जो किसी कस्टमर या प्रोडक्ट या सेगमेंट के कारण नहीं हो रहा है, बट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के कारण हो रहा है, तो वो भी तो कस्टमर में या प्रोडक्ट में या सेगमेंट में तुम नहीं दिखा पाएगा। तो उसका भी सेम ट्रीटमेंट है कि तुमको अगर ओवरऑल प्रॉफिट जानना है तो तुम टोटल वाले कॉलम में ले लो, एक टोटल कॉलम रास्टर बना लेना, वहां ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं बैंक, अगर मान लो कि एंटिटी क्या है, बैंक से लोन लिया हुआ है बिजनेस करने के लिए, तो क्या ये लोन किसी कस्टमर के कारण इंटरेस्ट लग रहा है क्या? आंसर इज नो। किसी प्रोडक्ट के कारण लग रहा है? आंसर इज नो। किसी सेगमेंट के कारण? आंसर इज नो। वो तो ओवरऑल बिजनेस को करने के लिए इंटरेस्ट लग रहा है। तो ये जो खर्चा इंटरेस्ट का बिजनेस का लग रहा है बिकॉज ऑफ द लोन टेकन फॉर डूइंग द बिजनेस, वो किसी कस्टमर या प्रोडक्ट या सेगमेंट के कारण नहीं है, बट ओवरऑल एंटिटी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के कारण है। तो उसको क्या करना, अगर आप प्रोडक्ट वाइज निकाल रहे हैं टोटल कॉलम में, आप लास्ट में इंटरेस्ट माइनस कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, ये एंटिटी के लिए खर्चा है, ये खर्चा किसी कस्टमर या किसी प्रोडक्ट या सेगमेंट के कारण नहीं होता है, ये इसलिए होता है अगर कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट है तो कंपनी को टैक्स पेमेंट करना होता है, तो वो किसी प्रोडक्ट या कस्टमर या सेगमेंट के कारण कभी नहीं होता है। और अगर इसके लिए कोई बेसिस ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तुम क्या करेगा, अगेन टोटल वाले कॉलम में लेगा इनकम टैक्स। जैसे एक एंटिटी मान लो ऑर्गेनाइजेशन डोनेशन दिया है किसी एनटीओ को, किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो तो किसी कस्टमर या प्रोडक्ट या सेगमेंट के कारण नहीं होता है, वो तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट का डिसीजन है। तो कुछ खर्चे कुछ इनकम ऐसे होते भी है जो किसी एक पार्ट, चाहे वो कस्टमर हो या प्रोडक्ट हो या सेगमेंट हो, उसके कारण नहीं होता है, तो वो भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, वो भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। बहुत जरूरी ये सब बात है, एकदम ध्यान रखिएगा। लिखेंगे, देयर मे बी some
incomes and expenses which are related to organization but not related to any customer. कुछ इनकम्स और एक्सपेंस ऐसे हो सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड है बट वो किसी कस्टमर या किसी प्रोडक्ट या वो किसी सेगमेंट के कारण नहीं है, देन that will not be distributed. Then that will not be distributed. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग को प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में करना क्या है? हम लोग को हो सकता है कस्टमर्स के बेसिस में या प्रोडक्ट के बेसिस में या सेगमेंट के बेसिस में प्रॉफिट निकालने बोले. प्रॉफिट निकालते कैसे हैं? सेल में से कॉस्ट को माइनस करके. आप एक बात ध्यान रखिएगा रिगार्डिंग ओवरहेड्स. अगर ओवरहेड्स है सब में, ध्यान देना ओवरहेड्स अगर डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी किया हुआ है, अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है तब तो कोई बात नहीं है. तो ध्यान देना कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड एबीसी के हिसाब से किया हुआ है कि नहीं. और अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है ही नहीं तो तुम डिस्ट्रीब्यूट एबीसी के हिसाब से करना. जैसे तुम एक्टिविटी रेट वगैरह निकालता था इंटर में, वैसे ही तुमको अभी भी करना है. और अगर ट्रेडिशनल मेथड से वो लोग करके रखा हुआ है तो तुमको दोबारा रीअपोर्शन करना होगा एबीसी के हिसाब से, क्योंकि वो गलत है. क्योंकि सही कॉस्ट अगर जानना है तो आपका हमेशा ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट किस में होना चाहिए? एबीसी में होना चाहिए, ट्रेडिशनल में नहीं होना चाहिए. कुछ ओवरहेड्स ऐसे हो सकते हैं जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कस्टमर या किसी सेगमेंट के कारण नहीं लगता, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के कारण लगता है. वो किसी कस्टमर या प्रोडक्ट के सेगमेंट के कारण नहीं लगता है. और उनके लिए अगर कोई बेसिस दिया हुआ नहीं है या कोई बेसिस मिल नहीं रहा है तो हम लोग उसको कस्टमर को या प्रोडक्ट को या सेगमेंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते. तब इन दैट केस अगर ओवरऑल प्रॉफिट निकालना भी है तो हम लोग लास्ट में एक टोटल कॉलम बना लेते हैं और उस टोटल वाले कॉलम में हम लोग दिखा देते हैं वो वाला अमाउंट जो कॉमन खर्चा है. वो टोटल कॉलम क्या दिखाता है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कितना है, तो वहां पर हम लोग उसको कंसिडर कर लेते हैं. वैसे ही मैंने कुछ खर्चा इनकम का बात भी किया, जैसे कि इनकम टैक्स, जैसे कि मैंने बात किया इंटरेस्ट का, जैसे कि मैंने बात किया डोनेशन का. ये सब किसी कस्टमर या प्रोडक्ट या सेगमेंट के कारण नहीं लगता है. तो ऑब्वियसली वो उस कस्टमर या प्रोडक्ट या उस सेगमेंट में उस खर्चे को नहीं दिखा सकते, तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. तो वो कहाँ दिखाएंगे? अगेन टोटल वाले कॉलम में. ओवरऑल प्रॉफिट निकालने के लिए काम आएगा. ठीक है. और उसके बेसिस में एनालाइज करेंगे, हाँ भाई इस पर्टिकुलर कस्टमर का या इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से प्रॉफिट ज़्यादा है, उससे प्रॉफिट कम है, तो इसमें ये करना चाहिए, कंपनी को ये स्टेप्स लेना चाहिए. वो हम लोग को एक थियोरेटिकल अपने को एनालिसिस करके भी जवाब देना पड़ेगा. ठीक है. तो यही सब चीज़ अपना होने वाला है सम्स में. सम्स में अपने को यही सब चीज़ के ऊपर ध्यान देने का रहेगा. बस इस टॉपिक में और मेरे को कुछ बोलने का नहीं है. अब straight away we are going to sums. Straight away guys we are going to sums. Come to chapter number 3, page number कितना है? 140. Just a minute. ये तो मैंने आ गया अभी सही चैप्टर में. हाँ जी. चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर है कितना? 140. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाइए. मैं भी अपने सामने बुक को ओपन कर लूँ जरा.
पेज नंबर 140। चलो सर, तो मैंने भी अपने सामने क्वेश्चन को ओपन कर लिया है। तो गाइज अगर इस क्वेश्चन के बारे में बताएं, ये क्वेश्चन एमटीपी में था, May 20 के एमटीपी जो था ना, ऑल्दो May 20 में तो एग्जाम नहीं हुआ था, यही सेम एमटीपी आईसीए नवंबर 20 के लिए भी दिया था, क्योंकि May 20 कोविड का टाइम था। तो सेम मॉक टेस्ट पेपर आईसीआई नवंबर 20 के लिए भी दिया था, सेम एग्जैक्टली सेम। तो May 20 या नवंबर 20 तुम जैसे भी बोलो, उस मॉक टेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन आईसीआई दिया था। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है जवाहर स्टेशनरी मार्ट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सिटी एक्स। तो जवाहर सिटी स्टेशनरी मार्ट जो है वो सिटी एक्स के सेंटर में लोकेटेड है, एंड पॉपुलर फॉर वाइड रेंज ऑफ स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, और वाइड रेंज ऑफ स्टेशनरी प्रोडक्ट्स के लिए वो लोग फेमस है, एट कॉम्पिटिटिव रेट्स, कॉम्पिटिटिव रेट्स भी देते हैं। बॉक्स फाइल्स एंड स्टेशनरी प्रोडक्ट का बिजनेस है, और बॉक्स फाइल और कोबरा फाइल, जिसमें मतलब फाइल्स में लोग रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं, तो बॉक्स फाइल और कोबरा फाइल है जो मेजर प्रोडक्ट है जेएसएम का। जेएसएम क्लाइंट्स मेजरली, जेएसएम के जो क्लाइंट्स है मतलब जो कस्टमर्स है, इंक्लूड मीडियम एंड लार्ज कॉर्पोरेट ऑफिस, मतलब मीडियम और लार्ज कॉर्पोरेट ऑफिस भी इनका क्लाइंट है, अपार्ट फ्रॉम रीजनेबल बेस ऑफ रिटेल क्लाइंट्स। तो दो तरह के कस्टमर्स, दो टाइप्स के कस्टमर्स है, एक तो कॉर्पोरेट ऑफिस वाले हो गए, मीडियम और लार्ज वाले, और रिटेल क्लाइंट्स भी है, ठीक है। मिस्टर रोनित who did होना चाहिए, ठीक है, जो भी, who did his masters in operations and marketing recently joined the family business। ओके, तो मिस्टर रोनित है, उन्हीं का फैमिली का बिजनेस है जिसमें शायद उसने ज्वाइन किया, जेएसएम बोल भी रहा है। मिस्टर रोनित ड्यूरिंग फर्स्ट वीक इटसेल्फ, ज्वाइन करते पहले वीक, identify there are regular complaints from corporate clients regarding delivery of items which are different from what is ordered। ठीक है, तो बताना क्या चाह रहा है कि एक वीक के ज्वाइन करते ही उसको वो आइडेंटिफाई किया कि लगातार कॉर्पोरेट क्लाइंट से कंप्लेन आ रहा है, मतलब कस्टमर लोग नाराज हो रहा है रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ आइटम्स, की लेट डिलीवरी हो रहा है, विच आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट, दो तरह का कंप्लेंट का बात हो, एक तो डिलीवरी आप लेट करते हो, दूसरा जो ऑर्डर कर रहे हैं वो सामान आ ही नहीं रहा है, एंड फॉर नॉट मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स, जो चाहिए वो है ही नहीं। तो मिस्टर रोनित अंडरस्टैंड्स कस्टमर बिहेवियर इज वेरी क्रिटिकल इन नेचर, एंड if understood well and used throughout the business operation, this can be key success factors। obviously आज मैं अपना बात करूं तो ऑब्वियसली अगर मैं स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई कर पाऊंगा तभी तो मेरा ओवरऑल मेरा ये एंटिटी चलेगा, मेरा कोर्सेस तभी तो बिकेगा। अगर स्टूडेंट सेटिस्फाई हो रहे हैं मेरे से, अगर स्टूडेंट से सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, मैं चाहे अपने आप को कितना भी सोच लो अच्छा पढ़ाता हूँ, कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए रोनित क्या बोल रहा है, अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर इज वेरी क्रिटिकल इन नेचर। कंज्यूमर बिहेवियर समझना ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है कि लोग क्या सोचते हैं, और अगर ये समझ में आ जाए, इफ अंडरस्टूड वेल, और उसको आप बिजनेस के ऑपरेशन में यूज करते हैं, तो इससे कितना सक्सेस हो सकता है कोई समझ नहीं सकता। ये तो ऑब्वियस, ये तो हर बिजनेस का यही तो नियम है, हर बिजनेस का यही तो नियम है, ठीक है। Hence with intent to establishing the integrated relations with customer, ताकि अब कस्टमर्स के साथ अच्छा रिलेशन बना रहे, ठीक है। At GSM, Mr. Ronit advised marketing team to start recording the date regarding customer in systematic manner and reporting of the same। तो इसके लिए मिस्टर रोनित ने क्या किया, मार्केटिंग टीम को बोला कि जितने भी आज तक के कस्टमर्स हैं उनसे आप रिपोर्ट लो, उनसे नोट लिखवाओ, रिकॉर्ड करवाओ कि क्या उनको प्रॉब्लम हुआ, क्या उनको डिलीवरी टाइम में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या ऑर्डर में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उनको नहीं हो रहा है, वो सारा चीज उनसे नोट करवाने के लिए कौन बोला, मिस्टर रोनित ने मार्केटिंग टीम को बताया कि आप ऐसा काम कीजिए। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग 5 मेजर कस्टमर्स हु आर रेगुलरली ऑर्डरिंग प्रिंटेड कोबरा फाइल्स फ्रॉम जीएसएम। इससे एक बात समझ में आया, अगर हम लोग 5 मेजर कस्टमर का जो लोग कोबरा फाइल खरीदता है, जिसका प्रोडक्ट कोड बोल रहा है जे कोबरा 10 है, ठीक है, तो 5 कस्टमर का डेटा अगर दिया, मतलब यहाँ पक्का क्या होने वाला है, कस्टमर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस होने वाला है। हम लोग यहाँ कस्टमर वाइज प्रॉफिट वगैरह निकालने वाले हैं, तभी ना 5 कस्टमर आइडेंटिफाई किया गया और उसका इंफॉर्मेशन है नीचे।
तो हमारे यहाँ 5 कस्टमर है A B C D E, और इन पांचों को कितना सेल किए, A को 6000 यूनिट्स, B को 8000, 10000, 7000, 8000। मार्जिन पर यूनिट, मार्जिन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिन? मार्जिन का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट बोल रहा है पर यूनिट कितना, 6, 7.5, 7, 8 और 10। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर दिया हुआ, कितने बार परचेज ऑर्डर ये लोग प्रेस करते हैं। ये नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर देखते हैं, मेरे को इंटरमीडिएट का ABC याद आ रहा है कि नहीं? नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, नंबर ऑफ सेटअप्स, यही सब तो काम आता था किसमें, ABC में, राइट। इसके अलावा नंबर ऑफ डिलीवरीज भी दिया हुआ है, और उसके अलावा किलोमीटर पर डिलीवरी भी दिया हुआ है। नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग द ऑर्डर इज INR ₹2000 पर ऑर्डर। ओके, तो कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग द ऑर्डर कितना बोल रहा है, ऑर्डर को प्रोसेस करने का खर्चा है 2000 पर ऑर्डर। पर ऑर्डर मतलब पर परचेज ऑर्डर, और तुमको नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर दिया हुआ है, तो इससे खर्चा निकल जाएगा प्रोसेसिंग का। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर दिया हुआ है और हर एक ऑर्डर का खर्चा कितना है 2000 करके, तो काम हो जाएगा ना। अच्छा, और एक साथ में और एक ओवरहेड है यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग मटेरियल, ये भी एक ओवरहेड है। क्या ओवरहेड है, कॉस्ट ऑफ मतलब हैंडलिंग का खर्चा। बोला 0.15 पर आइटम, पर आइटम मतलब पर यूनिट, तो ये 0.515 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग आ जाएगा, यही तो नंबर ऑफ यूनिट्स है। वेयर एज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना बोल रहा है, इज 3 पर किलोमीटर फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। मतलब 3 रुपया है पर किलोमीटर का फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। ए को क्या बोल रहा है, ए का किलोमीटर पर डिलीवरी कितना 100 है, और अब डिलीवरी 3 बार कर रहे हैं, तो एक के पास अब कितना किलोमीटर ट्रैवल हुआ है। अगर एक बार डिलीवरी करने का किलोमीटर 100 है, मैंने एक को डिलीवर 3 बार किया है, तो कितना किलोमीटर रन हुआ एक के लिए, 300 किलोमीटर। और पर किलोमीटर रेट कितना है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 3 है, तो 3 × 300 होगा। वैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का टोटल किलोमीटर आएगा, वैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से सी का टोटल किलोमीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से डी और ई का भी टोटल किलोमीटर्स, और टोटल किलोमीटर मिल गया। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना बोल रहे हैं, 3 पर किलोमीटर बोल रहे हैं ना, 3 क्या है, पर किलोमीटर, राइट। तो हमको यहाँ पे नंबर ऑफ डिलीवरीज और किलोमीटर पर डिलीवरी मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल किलोमीटर मिलेगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नो, फिर क्या बोल रहे हैं, 3 रश्ड डिलीवरी, मतलब अर्जेंट डिलीवरी का बात आया। होता है ना, हम लोग कुछ ऑर्डर करते हैं, 5 दिन के अंदर सामान चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट, बट कल का कल चाहिए सामान ऑनलाइन ऑर्डर करने से तो इतना रुपये एक्स्ट्रा कॉस्ट है, तो वही है। 3 रश डिलीवरी किया गया बी को, कॉस्ट फॉर रश डिलीवरी इज 800 पर डिलीवरी, मतलब बी के लिए एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है 800 पर डिलीवरी, और डिलीवरी 3 बार हुआ है, तो कितना खर्चा हुआ बी के लिए एक्स्ट्रा खर्चा, 2400 रुपये, 2400 रुपये। तो एनालाइज कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी फॉर GSM। एनालाइज कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी मतलब तुमको यहाँ पर प्रॉफिट का स्टेटमेंट अपना देना होगा, पहले प्रॉफिट का स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, और फिर एनालाइज करना होगा, हाँ भाई इससे प्रॉफिट इतना हुआ है, उससे प्रॉफिट इतना हुआ है, इससे अगर प्रॉफिट और चाहिए तो इतना मिल, ये करने से ये हो जाता, तो वगैरह वगैरह बात आता, ठीक है। और उसके अलावा बोल रहा है एक्सप्लेन 3 फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ CRM टू फैसिलिटेट बिल्डिंग रिलेशनशिप विद प्रॉफिटेबल कस्टमर्स। ओके, ये क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन 3 फंडामेंटल एस्पेक्ट। अच्छा, ये थ्योरी है, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ CRM। CRM आप लोग जानते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये CRM वाला टॉपिक है ना, ये अपना थ्योरी वाला लेक्चर, जब सिलेबस प्रैक्टिकल वाला पार्ट खत्म होगा तब अपने थ्योरी और केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। तो जो थ्योरी वाला पोर्शन होगा ना, हम लोग वहां पर इस बात को डिस्कस करने वाले हैं। तो पार्ट बी जो है अभी हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, ये हम लोग थ्योरी लेक्चर में कवर करेंगे, बिकॉज CRM जो है ना, CRM का आगे का पीछे का बहुत सारा कहानी है, तो वो सब कहानी कि CRM होता क्या चीज़ है, क्या नहीं होता है, उसके क्या एस्पेक्ट्स है, तो आगे पीछे का बहुत सारा कहानी, इसलिए पार्ट बी को अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो थ्योरी लेक्चर में ही कवर होगा, ठीक है। तो पार्ट बी जो है वो हम लोग थ्योरी लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन पार्ट ए जो है कि कस्टमर का प्रॉफिटेबिलिटी का एनालाइज करना है, वो हम लोग अभी करने जा रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करें।
तो सबसे पहले तो प्रॉफिट निकालना है, सबसे पहला काम तो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट निकालना। फिर एनालाइज करेंगे। एनालाइज का मतलब थोड़ी ना तो खाली प्रॉफिट निकाल के छोड़ दो, एनालाइज भी करना है कि किसका प्रॉफिट ज़्यादा है, किसका कम है, जिसका कम है उसका कम क्यों है। ठीक है, तो एनालाइज भी करना है, पहले बना तो ले, तब समझ में आएगा एनालाइज क्या करना है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो पर्टिकुलर्स, अच्छा यहाँ पे कोई कॉमन खर्चा भी नहीं था, तो टोटल वाले कॉलम का रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ए बी सी डी एंड ई। सबसे पहले क्वेश्चन में मार्जिन दिया हुआ था, सबसे पहले मार्जिन निकाल लो। ए का मार्जिन कितना होगा, मार्जिन पर यूनिट है 6 इंटू 6,000, दैट इज 36,000। बी का बात करें तो 7.5 इंटू 8,000, दैट इज 60,000। सी का बात करें तो 7 इंटू 10,000, दैट इज 70,000। डी का बात करें तो 8 इंटू 7,000, दैट इज 56,000। और ई का बात करें तो 10 इंटू 8,000, दैट इज 80,000। तो ये निकल गया मार्जिन। मार्जिन से लेस करना है, मार्जिन का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट। मार्जिन से क्या लेस करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग। पहला चीज जो लेस कर रहा है दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑर्डर्स। ना कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग 2,000 पर ऑर्डर का था, तो 2,000 इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स 10 है, दैट इज 20,000। नेक्स्ट 2,000 इंटू 30, वो कितना आ रहा है, 60,000। नेक्स्ट 2,000 इंटू 25, दैट इज 50,000। नेक्स्ट 2,000 इंटू 20, दैट इज 40,000। एंड 2,000 इंटू 10 इज 20,000। कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट, ये भी लेस में ही है। प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ था, 0.15 पर आइटम, 0.15 पर आइटम है गाइस। तो 0.15 इंटू आइटम्स कितने थे, 6,000, इट इज कमिंग 900 विद इन ब्रैकेट। देन 0.15 इंटू 8,000, दैट इज 1,200 विद इन ब्रैकेट। नेक्स्ट 0.15 इंटू 10,000, 1,500 विद इन ब्रैकेट। 0.15 इंटू 7,000, 1,050 विद इन ब्रैकेट। नेक्स्ट 8,000 इंटू 0.15, दैट इज अगेन 1,200 विद इन ब्रैकेट। तो ये हो गया प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट, ये हो गया प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट। प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट के बाद क्या है, डिलीवरी कॉस्ट था। डिलीवरी कॉस्ट 3 पर किलोमीटर है, ए का किलोमीटर कितना है, 3 इंटू 100, तो ये कितना आ रहा है, 900। अच्छा बी का 3 रुपये, सबका तो 3 रुपये पर किलोमीटर, बट नंबर ऑफ किलोमीटर्स बी का कितना होगा, 4 डिलीवरी था और एक डिलीवरी का किलोमीटर 185 है, तो 3 इंटू 4 इंटू 185, इट इज 2,220। नेक्स्ट
₹3 पर किलोमीटर है। और सी का किलोमीटर कितना, 4 इंटू 250, दैट इज 1000, 1000 इंटू 3 इज 3000। डी का बात करें, कुछ गलती की क्या, सी का 6 इंटू 50 होगा, वो डी का था। 300 इंटू 3 900 हो जाएगा। नेक्स्ट 3 इंटू 250 इंटू 4, ये होगा 3000। एंड लास्ट का 3 पर किलोमीटर है, और किलोमीटर कितना है, 5 इंटू 50, दैट इज 750 डिलीवरी कॉस्ट। ना डिलीवरी कॉस्ट के अलावा और क्या है, रस्ट डिलीवरी भी था, तो कॉस्ट ऑफ रस्ट डिलीवरी, रस्ट डिलीवरी सिर्फ और सिर्फ बी को हो रहा है, दैट इज कितना, 800 रुपये खर्चा है, 3 बार हुआ है, दैट इज 2400 करेक्ट। और तो कोई खर्चा बचा ही नहीं है, तो अब और कोई खर्चा नहीं बचा है, तो डायरेक्टली क्या निकाल लो, प्रॉफिट और लॉस निकाल लो। प्रॉफिट और लॉस निकाल लो। तो ए का निकालना है 36,000 माइनस 20,000 माइनस 900 माइनस अगेन 900, और क्या है, बस यही, इट इज कमिंग 14,200। बी का बात करें, 60,000 माइनस 60,000 माइनस 1200 माइनस 2220 माइनस 2400, इट इज नेगेटिव 5820, मतलब लॉस आ रहा है। तो लॉस को ब्रैकेट में रख दो, तो 5820 विद इन ब्रैकेट। सी का बात करें, 70,000 माइनस 50,000 माइनस 1500 माइनस 900, 17,600। डी का बात करें, 56 माइनस 40 16,000 माइनस 1050 माइनस 3,000, इट इज 11950, 11950। एंड लास्ट ई का 80 माइनस 20, दैट इज 60,000 माइनस 1200 माइनस 750, 58050, 58050। सभी का प्रॉफिट निकालना था, निकाल लिया। अच्छा, हम लोग प्रॉफिट एनालिसिस से क्या निकालते हैं, ये भी मालूम चलता है कौन सा कस्टमर्स ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन दे रहा है, ई। सेकेंड हाईएस्ट प्रॉफिट कौन दे रहा है, सी दे रहा है। थर्ड हाईएस्ट दे रहा है ए, फोर्थ हाईएस्ट दे रहा है डी, और बी से तो लॉस ही हो रहा है, बी से तो क्या हो रहा है, लॉस ही हो रहा है। यस और नो। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर समझ में आ रहा है, ई है, बिकॉज ई से प्रॉफिट क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा हो रहा है। अब क्या हम लोग अपना एनालिसिस देंगे, एनालिसिस मतलब हम क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या, ई से प्रॉफिट ज़्यादा है, तो ई इज ए इंपॉर्टेंट कस्टमर। तो हम लोग चालू करते हैं अपने एनालिसिस को। तो सबसे पहला एनालिसिस, as we can see, customer E is most profitable. Customer E is most profitable and profit from him। अच्छा, ये भी देखो, ई से जितना प्रॉफिट हो रहा है ना, तुम सारा को जोड़ भी देगा तब भी 5850 नहीं हो रहा, देख लो।
14,200 प्लस 17,600 प्लस 11,950, सबको जोड़ने के बाद भी इतना नहीं हो रहा है। मतलब कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट कस्टमर है ये, तो वही लिख रहे हैं हम। एंड प्रॉफिट फ्रॉम हिम is more than total profit of all customers together, of all customers together. Therefore he is most important customer, therefore he is most important customer. अच्छा, अगर वो इंपॉर्टेंट है तो उसको हम जैसे मैंने बोला ना कि मैं रेगुलरली कोई शॉप पे विजिट करता हूँ खाने के लिए, तो वो उसको सबसे ज़्यादा ध्यान मेरे को देना होगा। वैसे इतना इंपॉर्टेंट है तो जे, क्या नाम है कंपनी का नाम, जेएसएम को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ई के ऊपर। तो क्या लिखेंगे, वी शुड गिव हिम प्रीमियम अटेंशन, प्रीमियम अटेंशन। अच्छा, इसको प्रीमियम अटेंशन कैसे दे सकते हैं, क्योंकि मैं 2-3 काम है प्रीमियम अटेंशन, इसको लेकर मैं क्या क्या एक्टिविटी करता हूँ। एक इसका ऑर्डर को प्रोसेस करता हूँ, एक उसको मैं डिलीवर करता हूँ। तो ऑब्वियसली इसको प्रीमियम अटेंशन में कैसे दे पाऊंगा, जब मैं इसका डिलीवरी सबसे पहले करता हूँ, सबसे जल्दी डिलीवरी इसको करूंगा, तभी ना इसको प्रीमियम अटेंशन कि हाँ यार मेरा, हम इस कंपनी से सबसे ज़्यादा खरीदते भी है तो हमको सबसे ज़्यादा ध्यान भी ये लोग रखता है, पहले सामान मेरे को ही भेजता है। तो प्रीमियम अटेंशन कैसे रख सकते हैं, बाई प्रोसेसिंग इज ऑर्डर फर्स्ट। साथ में इसको हमको ध्यान रखना चाहिए कि पहले तो दे देंगे ठीक है, बट इसको बेस्ट क्वालिटी भी मिलना चाहिए, इसको सामान जो मिलना चाहिए एकदम बेस्ट क्वालिटी मिलना चाहिए, बट डबल चेक होगी इसको देना चाहिए हमको, राइट। मतलब आफ्टर हमको इसके लिए एक्स्ट्रा क्वालिटी चेक कराना चाहिए, ताकि इसकी तरफ से कोई कंप्लेन कभी ना आ जाए गलती से। आफ्टर एक्स्ट्रा क्वालिटी टेस्टिंग, so as to avoid any defective being delivered, और कभी बाई चांस इसकी तरफ से कोई कंप्लेन आए तो सबसे पहले तुरंत का तुरंत इसका प्रॉब्लम, इसका कंप्लेन को सॉल्व किया जाना चाहिए, राइट। फुल स्टॉप। वी शुड resolve his complaints, on priority. We should resolve his complaint on priority, so that he has no reason to move to our competitors. अच्छा, ये तो हो गया कस्टमर ई को लेकर। अब हम बात करें, देखो बी तो ऑलरेडी लॉस में, तो बी का बात तो बाद में करते हैं, ए सी और डी का बात करते हैं। देखो ये लोग भी मेरे लिए प्रॉफिटेबल कस्टमर है, ठीक है, ई जितना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये लोग भी प्रॉफिटेबल है। तो आज ऑब्वियसली हमको क्या करना चाहिए, फिर हमको क्या करना चाहिए, आई शुड मेक श्योर क्या चीज, कि ए सी और डी जो है ये लोग भी और ज्यादा सामान खरीदे, बिकॉज ऑब्वियस बात है ए सी डी और जितना ज्यादा सामान खरीदेगा मेरा ये लोग तो ऑलरेडी मेरे को प्रॉफिट दे रहा है, तो ए सी डी अगर और ज्यादा यूनिट्स खरीदेगा तो इन लोगों का प्रॉफिट बढ़ेगा, इन लोगों के कारण मेरा ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा।
तो वी शुड ऑल्सो वॉट मोटिवेट ए सी डी, ए को सी को डी को मोटिवेट करना चाहिए कि लोग और ज्यादा खरीदे मेरे से, क्योंकि कंपैरेटिवली देखा जाए तो ई खरीदता 8,000 है लेकिन ए तो 6,000 ही खरीदता है, डी तो देखो 7,000 ही खरीदता है। तो इनको मोटिवेट करना चाहिए कि ये लोग और ज्यादा खरीदे हम लोग से, और ज्यादा खरीदे हम लोग से, ये हम लोग को मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा, हम लोग का ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ेगा। तो पॉइंट नंबर बी, मोटिवेट A, C and D to purchase more quantity and become more profitable to us. ACD को और क्या करो, मोटिवेट करो ताकि ये लोग और प्रॉफिटेबल हो जाए हम लोग के लिए। अब तीसरा बात जो करना है वो करना है बी के बारे में। क्या बी को हटा दे कस्टमर के लिस्ट से? बी तो प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तो क्या हम लोग बी को हटा दे लिस्ट से? आंसर इज नो। बिकॉज देखो, किसी भी कस्टमर को अपने बिजनेस से हटा देना बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि लोगों का कनेक्शन होता है। वो बोलते हैं कि देखो भाई हम कम खरीदे तो मेरे को निकाल दो, तुम लोग मत खरीदो इससे, तो माउथिंग के कारण इसका बिजनेस का नाम खराब होगा। तो इसलिए बी को आउटराइटली निकाल देना ये गलत होगा। तो अब एक चीज देखना चाहिए हम लोग को कि बी के साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ऐसा क्या कारण हो रहा है कि बी के साथ मेरा लॉस हो रहा है। व्हाट इज द रीजन कि बी के साथ लॉस क्यों हो रहा है? अगर हम मार्जिन को देखें, देखो 8,000 यूनिट, ई का भी 8,000 था, तो उतना कोई फर्क नहीं है। हाँ, मार्जिन कम बेसी है, बी के साथ मार्जिन मेरा कम है, बट ई में मार्जिन, ई को बेचने से मार्जिन ज्यादा है। पता नहीं ये क्यों, ये इसका डेटा अवेलेबल नहीं है, तो इसके बारे में कुछ कमेंट भी नहीं कर सकते कि मार्जिन का डिफरेंस क्यों है। तुम प्रोसेसिंग में हो, एक ऑर्डर को प्रोसेस करने में 2,000 का खर्चा है। तुम अगर कंपेयर कर रहा है, सबसे ज्यादा ऑर्डर प्लेस कौन करता है? बी करता है। अगर बी सबसे ज्यादा ऑर्डर प्लेस करता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझ में आ गया, कंपैरेटिवली बी एक बार में जो क्वांटिटी ऑर्डर करता है वो कम करता है। तो हमको बी को समझाना चाहिए कि आपको अपना बिजनेस बढ़ाना चाहिए और ट्राई कीजिए जितना कम ऑर्डर करे, अपना आप क्या करिए, एक ऑर्डर में थोड़ा ज्यादा करके मंगाइए ताकि आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो। आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होगा तो आपके कारण मैं उसको समझाऊंगा कि अब एक बार में ज्यादा खरीदे, उसको बेनिफिट दिखाएंगे कि एक बार में ज्यादा खरीदने में क्या बेनिफिट है। अगर उसको बेनिफिट दिखाएंगे और एक बार में ज्यादा खरीदने लगेगा, ऑटोमेटिक मेरा प्रोसेसिंग, ऑर्डर को प्रोसेस करने का खर्चा जो है वो कम हो जाएगा। तो एक पॉइंट मैं बी को ये समझाऊंगा, बिकॉज आई हैव टू मोटिवेट बी। ठीक है, अच्छा ये तो प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट तो है भाई, जितना यूनिट मंगाएगा 0.15 करके खर्चा होगा ही। दूसरा, अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स वो कम करेगा तो उतना कम बार मेरे को डिलीवरी भी करना पड़ेगा। ऑब्वियस बात है, जितना कम बार, अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाएगा तो मेरा डिलीवरी कॉस्ट भी कम होगा। साथ में उसको ये बोलना चाहिए, देखो ये क्या करता है, ये रश ऑर्डर भी करता है, मतलब आज का आज तुरंत चाहिए। इसका मतलब इसका कम ऑर्डर करने का कारण नहीं है, मतलब एक बार में वो क्या करता है, एकदम पूरा कट टू कट मंगवाता है। और कभी कभी क्या होता है, शॉर्टेज हो जाता है तो बोलता है वो तुरंत चाहिए, बिकॉज कोई इसका इंपॉर्टेंट कस्टमर आया हुआ है। इसलिए एक बार में ज्यादा मंगाइए, एक बार में उतना मंगा लीजिए कि इनफ स्टॉक आपके पास रहे, कि कभी भी स्टॉक आउट नहीं जा रहा है। नहीं तो आपको रश डिलीवरी, झूठ मूठ का एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है आपका, क्योंकि रश डिलीवरी जो है कंपनी का झूठ मूठ खर्चा हो रहा है ना। कंपनी पर आगे से हम नहीं कर, कंपनी कैसे बोलना चाहिए, आगे से हम रश डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, तो आपको टाइमली ऑर्डर करना चाहिए। तो ये अगर उसको समझाएंगे, धमकाएंगे, उसको समझाएंगे, तो क्या होगा, ये खर्चा भी मेरा बचेगा, अच्छा इसमें एक और तरीका यूज हो सकता है। अगर मान लो कि बी के साथ ऐसा प्रॉब्लम है भी, तो बी को ये बोल सकते हो, धमकाओ मत, तुम बी को ये बोल सकता है कि भैया आप आगे बार से अगर आप इमरजेंसी मंगाएंगे मेरे को, तो आपसे वो चार्ज जो मेरा खर्चा है वो आपसे हम चार्ज करेंगे। तो इससे तुम्हारा लॉस नहीं होगा, बिकॉज जितना तुम्हारा एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है वो तो तुम कस्टमर से मांग भी रहा है।
तो नेट में जो तुम्हारा लॉस हो रहा है वो नहीं होगा कम से कम, समझ गए? तो ये सब चीज एंटिटी को करना चाहिए इन रिगार्ड्स टू बी। तो लिखेंगे पॉइंट नंबर सी में, बी इज अ लॉस मेकिंग कस्टमर, B is a loss making customer, but dropping a customer is not a good idea. एक कस्टमर को ड्रॉप करना एक अच्छा आइडिया नहीं है। Therefore, we must try to make him more profitable. उसको प्रॉफिट बनाने की कोशिश करना होगा। To make him more profitable, कैसे? By increasing order size, जो मैंने बोला, by increasing order size, so that number of orders will be less, resulting into low processing cost, we should also request B to avoid rush delivery. रश डिलीवरी के लिए भी क्या करना चाहिए? मना करना चाहिए, है ना? अच्छा, एक बार में ज्यादा मंगाएंगे तो डिलीवरी कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगा, और साथ में हमको रश डिलीवरी के लिए भी मना जरूर करना चाहिए, या फिर उससे रिकवर करो। तो ये हम लोग को बी को बोलना चाहिए। अच्छा, तो ये तो हो गया हम लोग का एनालिसिस, ये हो गया हम लोग का एनालिसिस। तो सर एनालिसिस को जरूरी आप जैसा लिखवा रहे एग्जैक्टली एग्जाम में वैसे लिखना, एकदम भी नहीं। आईसीए क्लियरली बोलता है बच्चे अगर एनालिसिस सही लिख रहे हैं, हो सकता अपने वर्ड्स में लिख रहे होंगे, एकदम सही अगर लिख रहे हैं, बात उससे समझ में आ रहा है कि हाँ ये एक तरह का एनालिसिस, जो तो लिखेंगे नहीं, बट अगर सही बात लिख रहे हैं, अगर आपका आंसर से मैच नहीं भी कर रहा है, यू शुड गिव फुल मार्क्स। इसलिए अगर सही बात लिखेंगे आपको मार्क्स मिलेगा। कोई जरूरी नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ एग्जैक्टली लर्न करना है आपको, एकदम भी नहीं। अच्छा, पार्ट बी जो था मैंने क्या बोला, हम लोग बाद में करेंगे जब थ्योरी पढ़ने के बाद, है ना? तो वो बात भी मैं लिख दे रहा ताकि आपको ये नहीं लगे कि सर पार्ट 2 तो नहीं करवाए, मैं उसके बारे में लिख दे रहा। पार्ट 2 के लिए आप लोग भी लिख लो ताकि आपको ध्यान रहे। इट इज अ थ्योरी क्वेश्चन, और ये डिस्कस कहाँ करेंगे? अपना एक चैप्टर आएगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, समझ गए? सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोल के चैप्टर आएगा थ्योरी में, वहां पे सीआरएम डिस्कस करेंगे। तो इज अ थ्योरी क्वेश्चन will be discussed in supply chain management in theory lecture में हम लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट में डिस्कस करेंगे, ठीक है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट टॉपिक आएगा थ्योरी में, हम लोग वहां पर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? चलिए लेट्स गो फॉर अ ब्रेक, ठीक है? और फिर ब्रेक के बाद अपने आगे के बात को कंटिन्यू करेंगे। तो वी टेक अ ब्रेक नाउ।